नमस्कार, कचहरी तैयार है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। तो कचहरी में आज घरेलू केस भी हैं, इंटरनेशनल फाइल्स भी तैयार हैं। लेकिन बात की शुरुआत आज के वायरल वीडियो के साथ, जिसे आप देख तो चुके होंगे कई बार, लेकिन उसकी हार्ड लाइन और जरूरी सबक शायद ना मालूम हो। पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी एक फ्रेम में साथ क्या आए, इंटरनेट क्रैश हो गया। मीम फैक्ट्री को रॉ मटेरियल मिल गया, ट्रोलर्स को मसाला मिल गया और एप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म में बटे रिएक्शंस ने इस वीडियो को विजुअल ऑफ द डे बना दिया। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. रोम से लेकर नई दिल्ली तक जब सोशल मीडिया मेलोडी के नारों से, रील्स से और कॉमिक टाइमिंग से गुलजार था, ठीक उसी वक्त देश के भीतर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूपी से बयान दिया और पीएम मोदी को गद्दार कह दिया। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। चलिए, ये तो साफ है कांग्रेस को मेलोडी का स्वाद नहीं भाया, या मेलोडी के पुराने विज्ञापन की लाइन पर कहूं तो मेलोडी चॉकलेटी नहीं लगी। लेकिन मसला यहां तक सीमित नहीं है। विपक्ष ने इसे तंज का जरिया बनाया, ट्रोल्स ने इसे महज एक खूबसूरत महिला और मुस्कुराते प्रधानमंत्री के फ्रेम में समेट दिया। लेकिन जो लोग वैश्विक राजनीति की गहरी समझ रखते हैं, वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि द न्यू ग्लोबल ऑर्डर की वो कड़कती हुई तस्वीर है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स पर आगे जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज मैं एक सवाल आपसे पूछती हूं। बहुत ध्यान से आप इस चेहरे को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इस पर्सनालिटी को, जॉर्जिया मेलोनी। आपको पता है आज इनके बारे में कितनी भद्दी टिप्पणियां की गई हैं, कैसे कैसे मीम बनाए गए हैं। मैं पढ़कर नहीं बता सकती आपको, ऐसे कमेंट्स हैं जिसके जरिए इनको टारगेट किया गया। और ये सब किस लिए? क्योंकि पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी, दो देशों के पीएम, तय प्रोग्राम के हिसाब से मुलाकात करते हैं, वीडियो वायरल होता है और फिर उस पर टिप्पणियां आती हैं। Altrettanto popolare che parishram hi sa falta ki kunjie. Hope I did it, I don't know. तो आज हर वो इंसान जो मोबाइल हाथ में लेकर बैठा है और कमेंटबाजी करके खुद को एम्पावर्ड फील करता है, आज उसे खुद से सवाल पूछना चाहिए कि जॉर्जिया मेलोनी में आपको पहले क्या दिखता है, सुंदर चेहरे वाली महिला या फिर इटली की पीएम? आपका जवाब ही आज कचहरी के इस केस का फैसला होगा, क्योंकि एक महिला को देखकर आपका जहन किस तरह की टिप्पणियां प्रोसेस करता है, ये तय करता है आपकी तरबियत क्या है, आपकी परवरिश क्या है, आप किस समाज से आते हैं। तो चलिए इस फाइल के और गहरे पन्नों को मैं आपके लिए खोलती हूं। लीजिए, आपके सामने हैं ट्विशा शर्मा और जॉर्जिया मेलोनी। ये दोनों पर्सनालिटीज दो अलग अलग देश काल परिस्थितियों में पली बढ़ी हैं, लेकिन आज एक बात कॉमन है, एक महिला को देखने का समाज का नजरिया, एक महिला की कामयाबी को परखने का समाज का नजरिया, एक महिला को बदनाम करके, चरित्र हनन करके अपना हित साधने का समाज का नजरिया। इन 3 पॉइंट्स पर आज चाहे भोपाल की ट्विशा शर्मा हो या इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ये दोनों एक हैं। एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना है, बच्चे नहीं पैदा करने हैं। एंड मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग में लिए अगर बोलो, सोचिए साल 2026 में एक पढ़ा लिखा, हाईली एजुकेटेड परिवार जो खुद जज रह चुकी हैं, महिला हैं, वो अपनी मर चुकी बहू के लिए जो बातें कह रही हैं, जिसमें एक लाइन का अफसोस, दुख, तकलीफ नहीं झलकती। कितनी पॉसिबिलिटीज थी ट्विशा में, सोचिए। लेकिन वो पॉसिबिलिटीज 5 महीने की शादी के बाद सुसाइड पर खत्म हो गई। ससुराल और समाज को ट्विशा की कामयाबी से उतना मतलब नहीं था जितना इस बात से मतलब है कि वो पूजा पाठ करती है नहीं करती है, खाना बनाती है नहीं बनाती है, उनकी बात सुनती है या नहीं सुनती है, मतलब सो कॉल्ड वो संस्कारी लगती है या नहीं।
इन पैरामीटर्स पर अगर बेटियां और बहुएं तौली जाएंगी तो एक बात तो तय है कि वो जॉर्जिया मेलोनी नहीं बन पाएंगी। बेटियों के हक पर बात करना बहुत आसान है, लेकिन समाज के स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? आज ये सवाल खुद से भी पूछना जरूरी है, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी शानदार व्यक्तित्व की धनी है, इससे किसे इनकार है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी कैसे इटली की पहली महिला पीएम बनी और क्यों आयरन लेडी की तरह देखी जाती हैं, और दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों को कैसे अपने अंदाज में जवाब देती आई हैं, अगर ये आपको नहीं पता तो वाकई आपने कूटनीति की दुनिया का एक दिलचस्प अध्याय मिस कर दिया है। Soy Giorgia, soy una mujer. Hello from the Melody team. मेलोनी का ये रुतबा उन्हें चांदी की चम्मच के साथ पैदा होने से नहीं मिला। उनका बचपन स्ट्रगल्स में बीता है। रोम के बेहद साधारण कामकाजी इलाके गारबाटेला में पली बढ़ी मेलोनी को उनके पिता ने बचपन में छोड़ दिया था। सिंगल मदर ने पाला है उन्हें। पेट पालने से लेकर पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए मेलोनी ने एक नाइट क्लब में बार टेंडर का काम किया, नैनी बनी, शादियों में सामान तक बेचा। वो लड़की जो कभी लोगों को ड्रिंक्स सर्व करती थी, उसने महज 15 साल की उम्र में राजनीति के कड़े दलदल में कदम रखा, लेकिन घबराई नहीं, झुकी नहीं। अपनी बेबाक आवाज के दम पर वो इटली की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी और फिर साल 2022 में वो कर दिखाया जो इटली के इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। तो फर्श से अर्श तक ये सफर मेलोनी की फौलादी इच्छा शक्ति की कहानी कहता है। राजनीति के पुरुष प्रधान गढ़ को तोड़कर जब मेलोनी सत्ता के शीर्ष पर पहुंची तो विरोधियों ने उनकी काबिलियत से ज्यादा उनकी सुंदरता पर बात की। कुछ नेताओं ने उन्हें हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन मेलोनी ने अपनी खूबसूरती को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जो नेता उनकी सुंदरता पर टिप्पणी करते हैं या सिर्फ एक महिला के चश्मे से उन्हें देखते हैं, मेलोनी उन्हें सरेआम ऐसा करारा जवाब देती हैं कि सामने वाला परेशान हो जाए। Soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo puede quitar. मेलोनी की रीढ़ कितनी मजबूत है इसका अंदाजा हाल की एक घटना से लगाया जा सकता है, जब गाजा सहायता फ्लोटिला के इतालवी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आया तो मेलोनी ने बिना किसी दबाव के इजराइल के कड़े रुख के सामने साफ कह दिया कि यह मानवीय गरिमा का उल्लंघन है जिसे इटली कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक ऐसी नेता की तस्वीर है जो अपने देश के नागरिकों के सम्मान के लिए किसी भी ग्लोबल पावर से टकरा सकती है। मेलोनी सिर्फ मुस्कुराना नहीं जानती, वो आंखें मिलाना जानती हैं। जब यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया बटी हुई थी तब मेलोनी ने यूरोपीय संघ के कई बड़े देशों के दबाव के बावजूद यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया। अपनी शर्तों पर उन्होंने इटली के राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखा और यह कह दिया कि अपने हितों से हम समझौता नहीं करेंगे। दुनिया के बड़े बड़े देश चीन के कर्ज के जाल और उसके दबदबे से डरते हैं, लेकिन मेलोनी ने सत्ता में आते ही साफ कर दिया कि इटली चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI से बाहर निकलेगा। शी जिनपिंग के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ये एक बेहद टफ और रिस्की फैसला था जो सिर्फ एक ताकतवर लीडर ले सकता है। आज इमैनुअल मैक्रोन, फ्रेडरिक मर्च जैसे नेता जब यूरोपीय पॉलिसीज पर बात करते हैं तो उन्हें मेलोनी की राय को सबसे आगे रखना पड़ता है। मेलोनी ने अवैध प्रवासन के मुद्दे पर पूरे यूरोप को अपनी लाइंस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया और फिर ट्रंप और मैक्रोन के साथ उनके स्टिफनेस ने तो ग्लोबल हेडलाइंस को ट्रेंड करा दिया था। तो ये आपने पूरा सफर जो जॉर्जिया मेलोनी का देखा, ये साबित करने के लिए काफी है कि अगर आप उन्हें सिर्फ खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत महिला के आईने में देख रहे हैं तो आप उनकी पर्सनालिटी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक महिला जो अपने संघर्ष और अपने जबरदस्त सफर के आधार पर उस पद तक पहुंची है जहां पर वो यूरोप के प्रमुख चेहरों में से, प्रमुख लीडरशिप में से एक है, तो ये समझने में आपने कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपने मोदी और मेलोनी की मुलाकात को सिर्फ तंज या ट्रोलिंग तक सीमित कर दिया तो डिप्लोमेसी का एक अध्याय आपने मिस कर दिया। अब देखिए, देश के भीतर जो मुद्दे हैं उन पर बात
और उन पर सवाल, ये दोनों अपनी जगह वाजिब हैं। लेकिन आज जिस अंदाज में राहुल गांधी ने पीएम पर टिप्पणी की, वो भी कई सवाल खड़े करती है। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर मैं आगे की बात करूंगी। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। तो आप सोचिए, क्या जॉर्जिया मेलोनी को, जो सफर मैंने आपको उनका अभी तक दिखाया, सिर्फ एक रील बनाने वाली महिला के आईने में देखा जाना चाहिए? क्या ये इंसाफ है उनके व्यक्तित्व के साथ? राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी उन्हें टॉफी खिला रहे हैं, एक टॉफी खिला रहे हैं। ये सब बातें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की मेज पर कितनी हल्की साबित होती हैं, ये समझने के लिए आप देखिए इस एक वीडियो के बाद पार्ले कंपनी के शेयर ने शेयर बाजार में कैसे उछाल मारा, क्योंकि बाजार सेंटिमेंट से प्रभावित होता है। और कैंडी डिप्लोमेसी विपक्ष को पसंद आई हो या ना आई हो, लेकिन उस पर बाजार ने तो रिएक्ट किया। हालांकि फिर यह अलग बात है कि इधर पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट किया, उधर शेयर बाजार में पार्ले इंडस्ट्रीज का स्टॉक 5% के अपर सर्किट के साथ रॉकेट बन गया। लेकिन इस शेयर का असली पार्ले जी और मेलोडी बनाने वाली कंपनी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। वजह यह है कि पार्ले प्रोडक्ट्स ही वो कंपनी है जो ये टॉफी बनाती है। इसका असर शेयर बाजार में भी दिखा, जहां पार्ले नाम से जुड़े हुए शेयर्स पर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी और पार्ले इंडस्ट्रीज के स्टॉक में तेजी देखने को मिली। बीएसई पर लिस्टेड पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में आज 5% तक की तेजी देखी गई। पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक अलग लिस्टेड कंपनी है जिसका बिजनेस रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग जैसे सेक्टर से जुड़ा हुआ है। वहीं पार्ले प्रोडक्ट्स एक एफएमसीजी दिग्गज कंपनी है जो बिस्किट, कन्फेक्शनरी और फूड बिजनेस से जुड़ी हुई है। तो देखिए सेंटिमेंट ने कहां किस तरह से रिएक्ट किया शेयर मार्केट में, वो ये बताने के लिए काफी है कि इस वीडियो ने अपनी धमक किस तरह से दुनिया के शेयर मार्केट पर दिखाई। अब देखिए इसी तस्वीर के मैं दूसरे पहलू पर बात करती हूं। क्रिटिसिज्म की सीमा पार करने का एक उदाहरण नॉर्वे से भी मिला। इटली से पहले प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे ही गए थे। वहां के प्रमुख अखबार ने स्वागत करने की जगह अपनी घिनौनी और नस्लवादी मानसिकता का प्रदर्शन किया। इस अखबार ने पीएम मोदी का एक कार्टून छापा है जिसमें उन्हें एक सपेरे के रूप में दिखाया गया और बीन के आगे कौन नाच रहा है? सांप नहीं है। सांप की शेप में पेट्रोल या ईंधन जिससे भरा जाता है उसका उस पाइप का नोज दिखाया गया है। कार्टून के साथ छपे लेख का शीर्षक था ए क्लेवर एंड स्लाइटली अनोइंग मैन, यानी एक चालाक और थोड़ा परेशान करने वाला आदमी। यह सीधे सीधे 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट है। लेकिन नॉर्वे के नीति नियंता और वहां का मीडिया शायद ये भूल गया कि वो जिस भारत को सपेरों का देश दिखाकर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत आज दुनिया में कितनी मजबूत स्थिति रखता है। याद करिए अक्टूबर 2022 जब स्पेन के अखबार ला वेंगार्डिया ने भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था पर एक आर्टिकल लिखा था, तो हेडलाइन में भारत को एक सांप और सपेरे के साथ दिखाया। यानी तरक्की भी देखनी है लेकिन चश्मा वही 19वीं सदी का रखना है। इस सोच को पीएम मोदी ने करारा जवाब इससे पहले भी दिया है। साल 2014 में जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे तब उन्होंने वहां के मंच से पश्चिमी मीडिया को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि एक वक्त था जब लोग सोचते थे कि भारत सांप सपेरों का देश है, लेकिन आज हमारा देश स्नेक चार्मर्स का नहीं बल्कि माउस चार्मर्स का देश बन चुका है, जो कंप्यूटर के एक माउस से पूरी दुनिया को घुमा रहा है। अब इस कहानी के सबसे बड़े सच पर आते हैं। नॉर्वे की कुल आबादी मात्र 55 लाख के आसपास है, यानी हमारे दिल्ली मुंबई के एक छोटे से हिस्से जितनी। ये देश तेल बेचकर अमीर तो बन गया लेकिन सोच से आज भी गरीब है। आइए इन्हें बताते हैं कि जिस भारत को इन्होंने सपेरा कहा है उसकी हालिया उपलब्धियां क्या हैं, जिन्हें हासिल करने में नॉर्वे को शायद अगले 20 साल भी कम पड़ जाएंगे। जिस वक्त नॉर्वे के कार्टूनिस्ट कागज पर सांप बना रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत का चंद्रयान 3 चांद के उस दुर्गम दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहरा रहा था जहां पर अमेरिका, चीन और रूस जैसे सुपर पावर्स तक नहीं पहुंच पाए। सपेरों का देश आज स्पेस की सुपर पावर बन चुका है। आज भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस का 46% अकेले भारत में होता है। नॉर्वे की पूरी आबादी
पूरी पॉपुलेशन जो है ना नॉर्वे की, जितने ट्रांजैक्शन भारत में हर दिन 10 मिनट में लोग चाय की एक छोटी सी दुकान पर कर देते हैं, उतने नॉर्वे में नहीं होते होंगे। जिस यूरोप के दम पर नॉर्वे उछलता है, उसी यूरोप के सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और बहुत जल्द तीसरे पायदान पर पहुंचने का सपना भी देखता है। नॉर्वे की मीडिया को अब अपनी आंखों से ये चश्मा उतारना चाहिए, क्योंकि ये जो नया भारत है ये अब आंखें झुकाकर नहीं बल्कि आंखें मिलाकर बात करता है। बढ़ते हैं आगे। ये पूरी तस्वीर देखिए, अब चाहे वो मुलाकातों के वायरल वीडियोस की हो, उस पर आलोचनाओं की हो, लेकिन अगर कूटनीतिक विस्तार आपको इन तस्वीरों को देना है तो आपको आज बीजिंग से आई हुई तस्वीरें भी देखनी चाहिए, जहां पर रूस और चीन जैसी दो महाशक्तियों की बैठकों ने वैश्विक कूटनीति में आलोचना के मायनों को पूरी तरह से बदल दिया है। कुछ दिन पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बीजिंग आए थे तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका वेलकम हुआ, लेकिन कल रात चीन के फेवरेट फ्रेंड राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे तो शी जिनपिंग गर्मजोशी से हाथ मिलाने और सैन्य गार्ड ऑफ ऑनर की अगुवाई करने में सामने खड़े थे। ट्रंप को जहां होटल 5 सीजन्स में ठहराया गया तो वहीं पुतिन के लिए राजकीय दिया ओयुताई स्टेट गेस्ट हाउस के दरवाजे खोले गए। यह फर्क बताता है कि बीजिंग के लिए रणनीतिक साझेदार कौन है और व्यापारिक प्रतिद्वंदी कौन है। वैसे पुतिन के इस चीन दौरे के पीछे बहुत गंभीर और रणनीतिक आर्थिक कारण भी है। इस समय दुनिया दो बड़े मोर्चों पर सुलग रही है, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में ईरान युद्ध। ईरान युद्ध के चलते समुद्र के रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होने वाला जो तेल, जहां से तेल और गैस की सप्लाई है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में चीन को सुरक्षित जमीनी रास्ते से ऊर्जा चाहिए और रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए एक बड़ा खरीदार। पुतिन अपने साथ रूस के शीर्ष तेल और गैस अधिकारियों का एक बड़ा डेलीगेशन लेकर आए हैं, जिसका उद्देश्य है पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन को हरी झंडी दिलाना। और अमेरिका की नींद इस बात से उड़ी है कि ट्रंप शी मुलाकात के तुरंत बाद हो रही इस बैठक में जिनपिंग पुतिन को वॉशिंगटन के सीक्रेट टेकअवे ब्रीफ कर रहे हैं। अमेरिका को इस बात का डर है कि रूस और चीन ये बिना सीमा वाला गठबंधन डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए, युआन और रूबल में व्यापार को और तेज करने के लिए, रूस और जो यूक्रेन युद्ध के बीच चीन रूस को ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी और इनकी सप्लाई कैसे बढ़ा सकता है, तो ये सारे विषय महत्वपूर्ण होंगे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद अमेरिकी मीडिया और रणनीतिकारों ने ट्रंप की सॉफ्ट कूटनीति और व्यापारिक समझौतों में चीन को ढील देने की तीखी आलोचना की, तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग और पुतिन की गर्मजोशी भरी मुलाकात ने इस आलोचना को सीधे वॉशिंगटन की तरफ मोड़ दिया है। अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने जो बयान दिया, उससे लगता है कि शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात के बाद ट्रंप आलोचनाओं को मैनेज करने और व्यापारिक मोलतोल को लेकर, वहीं पुतिन के साथ जिनपिंग ने अमेरिका की एकतरफा नीतियों की सामूहिक आलोचना का एक नया मंच तैयार कर दिया है, जो ये साबित करता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर अब किसी की धौंस से नहीं बल्कि बीजिंग मॉस्को की धुरी से तय होगा। बीते 7 दिनों के अंदर बीजिंग के ग्रेट हॉल ने दुनिया के दो सबसे ताकतवर और विरोधी मिजाज के लीडर्स को कदम रखते देखा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर आए, और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन जो जंग की तपिश के बीच अपने सबसे भरोसेमंद भाई से मिलने पहुंचे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इन तस्वीरों को, इन स्वागत और आवभगत को कूटनीति के तराजू पर तौल रहे हैं। जरा देखिए, जब ट्रंप बीजिंग के एयरपोर्ट पर उतरे थे तो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए चीन ने उपराष्ट्रपति हान झेंग को भेजा था। स्वागत में भव्यता थी, लेकिन वो एक व्यापारिक डील और मैनेजमेंट की औपचारिकता ज्यादा लग रही थी। वहीं देर रात जब पुतिन का विमान बीजिंग के एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां स्वागत के लिए खुद चीन के सबसे कद्दावर विदेश मंत्री वांग यी खड़े थे। मिलिट्री बैंड की धुनें रात के सन्नाटे को चीर रही थी, मानो कह रही है पुतिन का अपने ही दूसरे घर में स्वागत है।
हमारा लक्ष्य रूसी और चीनी जनता का कल्याण और समृद्धि है। इन अटूट सिद्धांतों ने हमारे संबंधों को कई बार शक्ति और लचीलेपन की परीक्षाओं में सफलतापूर्वक खरा उतरने में सक्षम बनाया है। सद्भावना, मित्रता और सहयोग की बुनियादी वाली संधि पर हस्ताक्षर के बाद से पिछले 25 वर्षों में रूसी चीनी सहयोग में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। हमारे मंत्रालय घनिष्ठ और रचनात्मक संपर्क बनाए रखते हैं और संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब चर्चा तो हाथ मिलाने के अंदाज की भी है। ट्रंप और जिनपिंग जब मिले तो वो दो कॉर्पोरेट दिग्गजों की तरह लगे, नपे तुले कदम, थोड़ी सी दूरी और चेहरे पर हम दुनिया के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, इस तरह वाला कड़ा भाव। जिनपिंग ने ट्रंप को उनके निजी घर का दौरा भी कराया, टेंपल ऑफ हेवन घुमाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे सब कुछ कोरियोग्राफ था। लेकिन जब पुतिन सामने आए तो वहां कोई औपचारिकता नहीं थी, वहां दो नेताओं के बीच गर्माहट थी। दोनों ने जब हाथ मिलाया तो लगा कि ये सिर्फ नेताओं का हाथ मिलाना नहीं, बल्कि वॉशिंगटन के खिलाफ एक अघोषित नो लिमिट वाली कसम को दोहराना है। चीन रूस संबंधों के दीर्घकालिक, स्थिर, सुदृढ़ और विकास को दृढ़ता पूर्वक बढ़ावा देना, दोनों देशों के मूलभूत हितों और वैश्विक विकास की व्यापक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए मेरे और राष्ट्रपति पुतिन द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया ये एक रणनीतिक निर्णय है। मैंने और राष्ट्रपति पुतिन ने चीन और रूस के बीच सद्भावना और मैत्रीपूर्ण सहयोग संधि का दायरा बढ़ाने पर सहमति जताई है। बीजिंग में ट्रंप अपने स्वागत को देखकर गदगद थे। ट्रंप कह रहे थे ऐसा वेलकम नहीं देखा। वहीं पुतिन के लिए ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के अंदर की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। दोनों देशों के बीच एक या दो नहीं, लगभग 40 कूटनीतिक और रणनीतिक समझौतों पर दस्तखत हो रहे थे। तस्वीरें दुनिया को यह मैसेज दे रही थी कि तुम हमें अलग नहीं कर सकते। प्रतिकूल बाहरी परिस्थितियों के बावजूद हमारा सहयोग और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत और गतिशील विकास दर्शा रही है। व्यापार की मात्रा में 3 दर्जन से ज्यादा गुना बढ़ोतरी हुई है। लगातार कई सालों से ये 200 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर रही है। ऊर्जा क्षेत्र में रूस और चीन आर्थिक तौर पर मजबूत हुए हैं। मध्य पूर्व में चल रहे संकट के बीच रूस संसाधनों के एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है, जबकि चीन इन संसाधनों का एक जिम्मेदार उपभोक्ता बना हुआ है। अब जहां तक दोनों नेताओं की केमिस्ट्री की बात है, तो ये भी जान लीजिए कि पुतिन और शी जिनपिंग अब तक 40 से ज्यादा बार मुलाकात कर चुके हैं। पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती दुनिया की सबसे मजबूत राजनीतिक साझेदारियों में मानी जाती है। 2013 में राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग अपनी पहली विदेश यात्रा पर रूस ही गए थे। वहीं पुतिन भी कई बार चीन को अपनी शुरुआती विदेश यात्राओं में प्राथमिकता देते रहे हैं। दोनों नेता सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे को करीबी दोस्त और रणनीतिक साझेदार बता चुके हैं। और जहां तक ट्रंप का सवाल है, तो वो बीजिंग ये सोच कर आए थे कि वो चीन पर दबाव बनाएंगे कि चीन ईरान से तेल खरीदना बंद कर दे, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का साथ दे। लेकिन जिनपिंग ने जो बयान दिया, उसने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए। जिनपिंग ने साफ लफ्जों में बिना नाम लिए अमेरिकी नीतियों को जंगल राज जैसी सोच करार दे दिया। यूएनएससी के स्थायी सदस्य होने के नाते चीन और रूस को प्रमुख देशों के रूप में अपने दायित्वों को मजबूती से निभाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता के साथ न्याय की रक्षा करनी चाहिए। एक तरफा दादागिरी और इतिहास के मार्ग को पलटने वाली हर प्रकार की कार्रवाइयों का विरोध करना चाहिए और विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को नकारने और फांसीवाद और सैन्यवाद को पुनर्जीवित करने के सभी उकसावों का विरोध करना चाहिए। हमें मिलकर एक अधिक न्यायपूर्ण और समान वैश्विक शासन प्रणाली के निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब चीन ने साफ कर दिया है कि वो रूस का तेल भी खरीदेगा और ईरान से अपनी रणनीतिक साझेदारी भी निभाएगा। और साथ ही ट्रंप को यह सलाह भी है कि जंग और प्रतिबंधों से दुनिया नहीं चलती। Of President Xi meeting with Putin this week? Well, he told me he was going to. I think it's good. I get along with both of them, but I think it's good. I don't know if the ceremony is quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped them. Good team. इस बीच पुतिन के चेहरे की वो राहत भरी मुस्कान बता रही थी कि वो किसी प्रतियोगी के घर नहीं, बल्कि अपने उस किले में आए हैं जहां से नए वर्ल्ड ऑर्डर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और जिसका सेंटर फिलहाल तो बीजिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप यकीन करेंगे कि ट्रंप के चक्रव्यूह में एक ऐसा सुराख हुआ है जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मचा दिया है।
अमेरिकी संसद यानी कैपिटल हिल के बंद कमरों से छनकर बाहर आई एक खुफिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। दावा है कि महायुद्ध में सुपर पावर अमेरिका के एक या दो नहीं बल्कि पूरे 42 लड़ाकू विमान मिट्टी में मिल चुके हैं। ये वो विमान हैं जिनकी एक एक यूनिट की कीमत अरबों रुपयों में है। ये वो फाइटर जेट्स हैं जो आसमान में सिर्फ उड़ते नहीं बल्कि दुनिया पर अमेरिका की बादशाहत की गारंटी तय करते हैं। लेकिन आज अमेरिकी संसद की रक्षा समिति के सामने जब ये रिपोर्ट रखी गई तो वहां कोहराम मच गया। Declare, sir, I think to make a statement openly and publicly, formally. Yes? Yes. Okay. अमेरिकी संसद के भीतर विपक्ष लाल है। अमेरिकी सांसद टैक्स पेयर्स के खून पसीने की कमाई का एक एक डॉलर का हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट के कई पन्ने, कई हिस्से बेहद गोपनीय, टॉप सीक्रेट रखे गए हैं। आखिर ऐसा क्या है इन पेजेस में? क्या अमेरिका अपनी हवाई सुरक्षा की उस कमजोरी को छिपा रहा है जो अगर दुनिया के सामने आ गई तो महाशक्ति का रुतबा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? एक तरफ 42 फाइटर जेट्स की तबाही और उस पर सीक्रेट रिपोर्ट्स ने ट्रंप के खिलाफ विरोधाभास और तीखे सवालों का ग्राफ खड़ा किया, तो ठीक उसी वक्त अमेरिका ने दुनिया को अपनी बारूदी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया। जापान के माउंट फूजी के करीब अमेरिकी सेना ने एक ऐसा मोबाइल रॉकेट प्रणाली को दागा कि उसकी गूंज बीजिंग से मॉस्को तक सुनाई दी। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था बल्कि महज कुछ सेकंड्स के भीतर हमला करके गायब हो जाने वाला एक घातक शूट एंड स्कूट अभ्यास था। संदेश साफ है, घरेलू मोर्चे पर चाहे जितने भी सवाल उठे, लेकिन जब बात पलटवार की आएगी तो सुपर पावर का वार पलक झपकते ही दुश्मन को खाक कर देगा। क्या यह दुनिया को डराने की कोशिश है या अपनी कमजोरी को छिपाने का पेंटागन का नया पैंतरा? अमेरिका अगर पैंतरेबाजी में माहिर है तो तेहरान भी इस खेल में पीछे नहीं। याद है कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई कि अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के चेहरे और होंठ झुलस चुके हैं। प्लास्टिक सर्जरी की नौबत है और पैर के कृत्रिम अंग का इंतजार हो रहा है। लेकिन ईरान का दावा सुनिए। सरकारी एजेंसी कहती है कि यह सब कुछ अफवाह है। सर्वोच्च नेता को तो बस कान के पीछे मामूली सी खरोंच आई है। पीठ और घुटने की चोट तो बस यूं ही ठीक हो जाएगी। अब कूटनीति की बिसात पर सवाल यह है कि अगर मुस्तफा वाकई पूरी तरह ठीक हैं, तो वो दुनिया के सामने आकर बोलते क्यों नहीं? क्या यह सिर्फ एक छोटी सी खरोंच है या तेहरान अपने सबसे बड़े संकट को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है? इस बीच ईरान एक ऐसी कोशिश करने जा रहा है, संसद में ऐसा बिल लाने की तैयारी में है कि अगर वो बिल पास हो गया तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपारी और महाधमाके का रास्ता साफ हो जाएगा। कचहरी में ईरान की उसे विनाशक बिल की अब पेशी कराते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सुपारी उछने वाली है। ईरान ने ट्रंप नेतन्याहू के सिर पर 500 करोड़ का इनाम रखा है। ईरान के विनाशक प्लान से तेल अवीव और पेंटागन तक हड़कंप मच गया। क्या आधी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले दो सबसे ताकतवर नेता अब सीधे मौत के साए में? इन सवालों ने पश्चिम एशिया में ठंडे पड़े बारूद को एक नई चिंगारी दी है, जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। जिस वक्त सीज फायर समझौते और शांति की बातें हो रही, ठीक उसी वक्त ईरान ने एक ऐसा दांव चला जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया। दावा है कि ईरान की संसद में दुनिया के सबसे बड़ी सुपारी को कानूनी जामा पहनाने की तैयारी चल रही है। ईरान की संसद यानी मजलिस में एक ऐसा बिल लाने की तैयारी है जिसके तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा।
IRGC की ओर से एक कड़ी चेतावनी जारी की गई है। अगर दुश्मन की तरफ से आक्रामकता दोहराई गई तो क्षेत्रीय युद्ध का जो वादा किया गया था वो इस इलाके से बाहर तक फैल जाएगा। हमारे विनाशकारी प्रहार उन जगहों पर होंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और आपको पूरी तरह तबाह कर देंगे। हम युद्ध लड़ना जानते हैं और आप हमारी शक्ति को खोखले बयानों और सोशल मीडिया पेजों में नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में देखेंगे। ईरान का राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग सुपारी वाले इस बिल को तैयार कर रहा है। इसे नाम दिया गया है इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई। ईरान के इस कदम को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की मौत के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी संसद के सांसदों का मानना है कि जब तक इन दो चेहरों को खत्म नहीं किया जाता तब तक मिडिल ईस्ट में उनके हक का इंसाफ नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमारी कूटनीति को जमीन पर मौजूद हमारी सेना के साथ होना चाहिए ताकि जब आप अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाएं तो अंदरूनी विवाद ना हो। इसके बाद हम नेताओं के खात्मे का मुद्दा उठा सकेंगे। अगर तुम हमारे नेताओं को मारोगे तो हम तुम्हारे नेताओं को मारेंगे। सोचिए, नॉर्थ कोरिया कह चुका है कि अगर उनके नेता की हत्या होती है तो वो परमाणु बम दाग देगा। बस यही मेरा कहना है, हमारी भी यही क्षमता होनी चाहिए। जैसे ही ईरान के सुपारी वाले बिल की खबर वॉशिंगटन पहुंची, अमेरिका के सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मच गया। अमेरिका का साफ कहना है कि उनके किसी भी नागरिक या राष्ट्रपति पर आंच आए तो ईरान का नक्शा बदलते देर नहीं लगेगी। पेंटागन ने साफ कर दिया है कि ईरान की ऐसी किसी भी हिमाकत का जवाब बुलेट की रफ्तार से दिया जाएगा। उधर ट्रंप कहते हैं कि ईरान घुटनों पर आ चुका है। To make sure that Iran doesn't get a nuclear weapon. You know how it is to negotiate with a country where you're beating them badly. They come to the table, they're begging to make a deal because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon.